टाइम था जब कोई पर्सन जो है वो जब अजीब बिहेव करता था तो लोग उसको बोल देते थे कि इसका ये बैड करेक्टर का इंसान है, ठीक है। या फिर उसको बोल देते थे जैसे कोई अगर बहुत ज़्यादा सस्पिशियस है, ठीक है, और या कोई बहुत ज़्यादा इमोशनली अनस्टेबल है या फिर वो रूल्स के पीछे बहुत ज़्यादा पागल है। तो आज तो हम जानते हैं कि ये जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है, ठीक है, पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है। पर उस टाइम पे जब पुराना ज़माना था उस टाइम पे लोग यही नहीं जानते थे, तो वो बस सीधा बोल देते थे कि ये इंसान जिद्दी है या ये ईगोइस्टिक है या फिर ये डेंजरस आदमी है। तो इस तरह की चीज़ें बोला जाता था, ठीक है। तो पर सवाल यही था कि ये सारी चीज़ें सिर्फ आदत है या फिर ये दिमाग के फंक्शनिंग का पैटर्न है, ये क्या है। तो फिर साइंटिस्ट ने इसका आंसर ढूंढा। इसका जवाब था पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जो कि अलग अलग तरह के पर्सनालिटी को हम लोग पढ़ते हैं कि उसके क्या क्या डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, नॉर्मल पर्सनालिटी से क्या क्या अलग हो जाता है। तो आइए हम आज इसी को देखने वाले हैं कि अलग अलग तरह के पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होते हैं, पर्सनालिटी क्या होती है, हम इसको भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम अपने बुक पे चलते हैं और वहाँ से शुरू करेंगे। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का JNM स्पेशल के इस नए वीडियो में, और जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्सनालिटी को, यानी पर्सनालिटी को और पर्सनालिटी के डिसऑर्डर्स को। तो द टर्म पर्सनालिटी रेफर्स टू एंड्योरिंग क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल दैट आर शोन इन हिज वे ऑफ बिहेविंग इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सर्कमस्टांसेस। कि बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में जो एक इंडिविजुअल होता है वो अपने जो क्वालिटीज़ है उसको कैसे इंड्योर करता है, उसको कैसे सामने लाता है, उसको उस सिम्टम सर्कमस्टांसेस जो होता है उसमें कैसे बिहेव करता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी, ठीक है। पर्सनालिटी डिसऑर्डर क्या होता है, फिर इसी में जब गड़बड़ी आ जाती है तो व्हेन पर्सनालिटी ट्रेट्स बिकम एबनॉर्मल, जो पर्सनालिटी ट्रेट हैं वो एबनॉर्मल हो जाते हैं, वो इनफ्लेक्सिबल हो जाते हैं, मतलब कि सर्कमस्टांसेस के हिसाब से चेंज नहीं होते, और फिर वो माल एडेप्टिव हो जाते हैं, वो अडेप्ट नहीं कर पाते, और जिससे कि क्या होता है, जिससे सिग्निफिकेंट सोशल ऑक्यूपेशनल इम्पेयरमेंट हो जाता है, या फिर जो सब्जेक्ट है उसको डिस्ट्रेस होता है, यानी जो हमारा सब्जेक्टिव डिस्ट्रेस होता है हमारे पर्सन को या फिर जो समाज है उसको, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर। और ये जो है ICD-11 के अंदर, यानी कि जो इंटरनेशनल का जो डिजीज़ का जो क्लासिफिकेशन है उसके जो 11th शेड्यूल, उस 11th जो था हमारा, जो हमने पढ़ा था 11th टाइम जो रिवाइज हुआ था, तो उसके अंदर इसको लिस्ट किया गया था 6D10 में। और ये जो है किसके अंदर आता है, तो ये सेक्शन के अंदर आता है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड रिलेटेड ट्रेट्स। तो इस सेल्फ के अंदर, जैसे हमने पढ़ा था ना कि मेंटल हेल्थ तो एक लाइब्रेरी है, उसके अंदर अलग अलग सेल्फ बने हुए हैं, उसमें अलग अलग तरह की बीमारियाँ के बारे में लिखा हुआ है। तो जो इसका जो सेल्फ का है वो तो ICD के अंदर जो इसका सेल्फ का जो नाम है वो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स एंड रिलेटेड ट्रेट्स, और इसका नंबर जो है वो है 6D10। अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं। तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स रिफ्लेक्ट एडेप्टिव फेलियर इन्वॉल्विंग इम्पेयरमेंट सेंस ऑफ आइडेंटिटी और फेलियर टू डेवलप इफेक्टिव इंटरपर्सनल फंक्शनिंग। तो इंटरपर्सनल फंक्शनिंग जो है उसमें जो गड़बड़ हो जाता है तो उसको बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है। फिर जो एबनॉर्मल पर्सनालिटी है ये क्या होता है, ये जो है डीपली इनग्रेंड माल एडेप्टिव, जो हम किसी इंसान के अंदर गहराई से बैठा हुआ जो माल एडेप्टिव पैटर्न्स होता है, जो कि एडोलेसेंट के टाइम पे तो हमें दिख जाता है, पर ये थ्रू आउट ऑफ द लाइफ, एडल्ट लाइफ ये चलता रहता है, जिससे कि पेशेंट सफ़र करता है, उसके जो साथ रहने वाले लोग हैं उस पर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है, उसके सोसाइटी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो इसको बोलते हैं एबनॉर्मल पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आर ए ग्रुप ऑफ मेंटल हेल्थ कंडीशन दैट आर कैरेक्टराइज्ड बाय इनफ्लेक्सिबल एंड एटिपिकल पैटर्न ऑफ थिंकिंग, फीलिंग एंड बिहेविंग। थिंकिंग ऑन फीलिंग और बिहेविंग, इसी को तो हम लोग पर्सनालिटी बोलते हैं एक इंसान का, ठीक है, कि वो इंसान क्या सोचता है, कैसे फील करता है, कैसे बिहेव करता है। इसी में जब गड़बड़ी आ जाती है वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती है, एटिपिकल हो जाती है, मतलब कि जैसा टिपिकल होना चाहिए एक समाज में बिहेव करने वाला इंसान वैसा नहीं रहता, वो एटिपिकल हो जाता है। तो ऐसी चीज़ें को जो है हम लोग बोलते हैं पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। ये एक ग्रुप ऑफ मेंटल कंडीशन होता है, ठीक है। इसके इंसिडेंस की बात करें तो ये कितना होता है, तो ये लगभग जनरल पॉपुलेशन के 5 से 10% में पाया जाता है। और जो मिक्स्ड पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होता है, मतलब कि अलग अलग जो टाइप की पर्सनालिटी डिसऑर्डर एक ही इंसान में होना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, जबकि एक उससे जिसमें कि एक ही प्रकार का पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है, ठीक है। तो सिंगल डिसऑर्डर होना बहुत कम, रेयर पाया जाता है, पर बहुत सारे पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होना एक ही इंसान में ये ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गया होगा।
फिर हम इसके लिए एटियोलॉजी से कारण के बारे में जानते हैं। एग्जैक्ट कॉज किसी को नहीं पता, ठीक है, पर कुछ चीज़ें हैं जो कि रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसमें कि जेनेटिक, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, डेवलपमेंटल या इन्वायरमेंटल फैक्टर जो है इसकी वजह से कुछ पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर में क्या होता है कि जो जीन्स जो है हमारे, जो जेनेटिक फैक्टर इन्फ्लुएंस बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ब्रेन फंक्शनिंग का जो बायोलॉजिकल बेसिस होता है उसको तो इन्फ्लुएंस करता है हमारा जीन, और साथ में हमारी बेसिक पर्सनालिटी को भी जो है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हमने पढ़ा था कि जो हमारे जीन में आ जाते हैं हमारे एंसेस्टर से, तो कैन रिस्पॉन्सिबल फॉर साइकोपैथिक पर्सनालिटी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजिकल फैक्टर्स के बारे में। तो सम रिसर्चर्स सपोर्ट दैट पुअर रेगुलेशन ऑफ द ब्रेन सर्किट दैट कंट्रोल इमोशंस इंक्रीज द रिस्क ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। क्या हमारे जो ब्रेन होता है उसका पुअर रेगुलेशन होता है, यानी सही से रेगुलेट नहीं हो पाता ब्रेन का सर्किट, तो जिससे भी हमारा पर्सनालिटी डिसऑर्डर हो जाता है, ठीक है। और इसका कारण क्या हो सकता है कि विच कंबाइंड विथ सच फैक्टर, जैसे कि इसको अगर हम कंबाइन कर दें ऐसे फैक्टर से जिसमें कि एब्यूज़, नेगलेक्ट या सेपरेशन होता है उस इंसान के साथ, तो ये क्या होता है, एक मेजर डेवलपमेंटल चैलेंज हो जाता है जो कि एडोलेसेंट में होता है, अर्ली चाइल्डहुड में, एडल्टहुड में हो सकता है, जो कि उसको पूरे पर्सनालिटी को ही डिसरप्ट कर सकता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है इसी टाइम पे होता है, एडोलेसेंट या अर्ली चाइल्ड एडल्टहुड में होता है, क्योंकि इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं बॉडी में, तो इस टाइम में जो है पर्सनालिटी डिसऑर्डर होना मतलब कि एक बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल आदमी बन सकता है वो। फिर होता है साइकोडायनेमिक थ्योरीज। साइकोडायनेमिक थ्योरीज जो है ये दिया गया था फ्रॉइड के द्वारा, ठीक है, फ्रॉइड के द्वारा दिया गया था, और इसमें जो है दिस थ्योरी प्रपोज द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स स्टेम फ्रॉम डिफिशियंसीज इन ईगो एंड सुपर ईगो डेवलपमेंट। ईगो और सुपर ईगो जो डेवलप हो रहा होता है एक इंसान के अंदर, ठीक है, हमने पढ़ा है कि ईगो और सुपर ईगो होता है, तीनों हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है। तो ईगो और सुपर ईगो के डेवलपमेंट में अगर किसी तरह की डिफिशियंसीज हो गई जिसकी वजह से जो है जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हो सकता है, दिस डिफिशियंसी मे रेदर टू रिलेटेड टू मदर चाइल्ड रिलेशनशिप। तो मदर चाइल्ड रिलेशनशिप जो होता है उसको अगर सही से नहीं हुआ, या फिर जो मदर है वो बहुत ज़्यादा अनरिस्पॉन्सिव है या बहुत ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव है, या उससे मदर से बहुत ज़्यादा जल्दी जो है अर्ली सेपरेशन हो गया है बच्चे का, तो उसके अंदर जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अदर फैक्टर्स जो होता है, ठीक है, तो अदर फैक्टर्स में क्या क्या हो सकता है, सबसे पहले तो है कि मैटरनल डेप्रिवेशन स्पेशली इन एंटी सोशल पर्सनैलिटी। तो जो एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, हमने अलग अलग तरह के भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर पढ़ेंगे, तो उसमें जो एंटी सोशल प्रकार का जो होता है ना, ये मैटरनल डेप्रिवेशन से, जो मदर से कम अफेक्शन मिलना या फिर मदर का ज़्यादा उपस्थित नहीं हो पाना, उसकी वजह से ये ज़्यादा होता है। फिर जो हम बात करेंगे बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, ये किसकी वजह से होता है, ये ज़्यादातर होता है या तो फिजिकली सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है उसके चाइल्डहुड में, तो उसके अंदर बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होने के पीछे क्या रीजंस हो सकता है, तो इसका ये हो सकता है रिजल्ट ऑफ फेलियर टू रिजॉल्व ओपिडियल कॉम्प्लेक्स एंड एक्सेसिव यूज ऑफ रिप्रेशन एज अ डिफेंस मैकेनिज्म। हमें पता है कि हम अलग अलग तरह के डिफेंस मैकेनिज्म का यूज करते हैं अपने माइंड को बचाने के लिए, तो उसमें अगर रिप्रेशन का कोई बहुत ज़्यादा यूज कर रहा है तो उसमें हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी होने के चांसेस ज़्यादा होता है। या फिर वो अपने जो ओपिडल कॉम्प्लेक्स जो होता है, ओपिडल कॉम्प्लेक्स क्या होता है कि इसमें जो बच्चा होता है वो क्या होता है कि अपने अपोजिट सेक्स वाले जो पेरेंट्स होते हैं उससे वो क्लोजनेस बढ़ाने की कोशिश करता है, तो इसको बोलते हैं ऑर्पिडल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसको अगर कोई बच्चा रिजॉल्व नहीं कर पाता है तो उसके अंदर हिस्टोरियनिक पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप हो जाता है। फिर होता है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी किसके अंदर होता है, ड्यू टू फिक्सेशन इन ओरल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। तो जो एक ओरल स्टेज होता है डेवलपमेंट का, जो कि अगर आप, ये भी ऑब्वियसली इसी में दिया हुआ है साइकोडायनेमिक थ्योरीज में, फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे इसमें बताया गया है कि जो अलग अलग टाइम पे बच्चे के ये जो है अलग अलग प्लेजर पॉइंट होते हैं। तो जो ओरल स्टेज होता है जब उसका होता है प्लेजर पॉइंट, तो उसको उसी स्टेज में अगर फिक्सेशन हो जाता है तो डिपेंडेंट पर्सनैलिटी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ये काफ़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे ना तो आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। आप तो मैं ज़रूर बोलूँगा, आपको रिकमेंड करूँगा, इसको आप ज़रूर से पढ़ें। आप गूगल सर्च कर सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं, कुछ भी, पर इसको ज़रूर पढ़ें। फिर होता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो होता है वो किसकी वजह से होता है, अब्सेंस इन ट्रस्ट। तो अगर ट्रस्ट का बहुत ज़्यादा अब्सेंस होता है, और वो किसकी वजह से होता है, लैक ऑफ जो पैटर्नल अफेक्शन, जो पिता की तरफ से या जो फादर की तरफ से अगर जो अफेक्शन की कमी हो जाती है, तो जिसकी वजह से उसके अंदर ट्रस्ट इशू डेवलप हो जाता है किसी पर्सन के अंदर, जिसकी वजह से उसके अंदर पैरानॉइड पर्सनैलिटी होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इस वजह से
उसका सेल्फ स्टीम भी बहुत ज़्यादा लो होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होने की हमने काउज के बारे में बात किया। अब हम देखते हैं क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एबनॉर्मल पर्सनैलिटी। तो हम उसके क्लिनिकल फीचर्स या फिर एक तरह से हम उसके लक्षण के बारे में जानेंगे। तो अकॉर्डिंग टू DSM-5 हमें पता है कि ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया है, अमेरिकन साइकोटिक सोसाइटी के द्वारा दिया गया है। तो इसमें जो 4 कोर फीचर के बारे में बात किया गया है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। सबसे पहले तो है, जो सबसे पहला है वो है डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न। डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न में क्या होता है कि दे मे बी अनअवेयर ऑफ हाउ देयर बिहेवियर कॉजेज प्रॉब्लम टू देमसेल्फ एंड अदर। तो उसको पता ही नहीं रहता कि वो उसका जो बिहेवियर है वो कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है उसके लिए भी और दूसरों के लिए भी। दूसरा होता है प्रॉब्लमेटिक इमोशनल रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है कि उसका जो इमोशनल रिस्पॉन्स है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, जिसमें कि उसको बहुत ज़्यादा इशू होता है अंडरस्टैंडिंग बेसिक रियलिस्टिक एंड एक्सेप्टेबल वेज टू ट्रीट अदर्स एंड बिहेव अराउंड देम। तो कैसे बिहेव करना चाहिए और क्या एक्सेप्टेबल वे होता है दूसरे के अराउंड बिहेव करने का, उसमें उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, जिससे कि वो सही से बिहेव नहीं कर पाता। उसको जो इमोशनल रिस्पॉन्स है उसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। फिर तीसरा होता है ओवर एंड अंडर रेगुलेटेड इम्पल्स कंट्रोल, कि जो उसका इम्पल्स है, जो हमारे अंदर जो इच्छाएं होती हैं, इम्पल्स होते हैं, उस पर उसका सही से कंट्रोल नहीं हो पाता। फिर इंटरपर्सनल डिफिकल्टीज़ में क्या होता है, देयर बिहेवियर इज इनकॉन्सिस्टेंट, फ्रस्ट्रेटिंग एंड कन्फ्यूजिंग टू लव्ड वंस एंड अदर्स। जो उसके प्यार करने वाले होते हैं उसके प्रति भी उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा इनकॉन्सिस्टेंट होता है, वो सही से बिहेव नहीं करता, फ्रस्ट्रेटिंग बिहेवियर होता है या फिर कन्फ्यूजिंग होता है। तो ये सारे जो 4 पर्सनैलिटी जो होते हैं उसके अंदर दिए गए। तो अब हम देखते हैं जो ये सारे चारों लक्षण थे, ठीक है। अब हम देखते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स जो अलग अलग होते हैं उसके बारे में। सबसे पहला होता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है मिसट्रस्ट एंड सस्पिशन, कि उसको दूसरे पे ट्रस्ट नहीं होता सही से और उसको सस्पिशन होते रहता है, ठीक है। जिसमें कि वो हर जगह हिडन मीनिंग देखते रहता है, जिसमें कि वो अनवारंटेड सस्पिशन होने रहता है, दैट अदर्स हैव सिनिस्टर मोटिव्स, मतलब दूसरे का जो मोटिव है बहुत ज़्यादा खराब है। पर्सन विथ पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सर्च फॉर हिडन मीनिंग्स एंड हॉस्टाइल इंटेंशन इन एवरीथिंग अदर सेज एंड डू। तो दूसरा जो भी चीज़ कर रहा है, कुछ भी कर रहा है या फिर कुछ भी बोल रहा है, उसके अंदर वो अब जो है हिडन मीनिंग या हॉस्टाइल इंटेंशन देखने लगता है कि मतलब कुछ तो बुरा इंटेंशन है इसका। तो इस टाइप का जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है, जिसको बोलते हैं पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, उसको हमेशा ये लगता रहता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लोग मेरे साथ कुछ गलत करना चाहते हैं, इस टाइप की सबका मोटिव कुछ ना कुछ खराब है। तो इस वजह से, और इसके जो सिम्टम्स होते हैं ये क्या होता है, हमेशा सस्पिशियस होता है, मिसट्रस्टफुल होता है, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होता है, आर्गुमेंटेटिव होता है, बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करता है, स्टबर्न जिद्दी होता है, सेल्फ इंपॉर्टेंट होता है, खुद के लिए बहुत ज़्यादा सोचता है, वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, जेलस होता है, इरिटेबल होता है, जेलस होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर हमें देखने को मिलती है। फिर एक होता है सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। सिजॉइड जो है इसको आप ये से देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा डिसइंटरेस्ट रहता है अदर्स में, कि मतलब ये इसको बस खुद से मतलब है, दूसरा को ये बोलेगा सीधा दूसरे से मुझे मतलब ही नहीं, दूसरा बाहर में जाए, सॉरी मतलब दूसरे से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। तो सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर इज कैरेक्टराइज्ड बाय डिटैचमेंट एंड सोशल विड्रॉल, कि वो हर दोस्त से मतलब किसी से उसको मतलब ही नहीं है, वो सारी चीज़ों से डिटैच रहेगा और सोशली विड्रॉल रहेगा, मतलब उसको किसी से बात करने में इंटरेस्ट नहीं है, ना ही उसको अपने घर वालों से बात करना है, ना ही किसी और से बात करना है, सारी चीज़ें वो बस खुद से मतलब है उसको, ठीक है। फिर कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज लोनर्स, मतलब वो अकेले रहने वाला है, विथ सॉलिटरी इंटरेस्ट ऑक्यूपेशन एंड नो क्लोज फ्रेंड्स, उसका कोई क्लोज फ्रेंड नहीं होता। टिपिकली दे मेंटेन सोशल डिस्टेंस इवन फ्रॉम फैमिली मेम्बर्स, वो अपने फैमिली मेम्बर्स से भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करता है। एंड सीम अनकंसर्न्ड अबाउट अदर्स प्रेज और क्रिटिसिज्म, और दूसरे उसको उसकी तारीफ करें या उसका क्रिटिसाइज करें, कोई मतलब नहीं है उसको। और इसके अंदर क्या क्या सामने सिम्टम्स देखने को मिलता है, तो इमोशनली कोल्ड होता है, मतलब इमोशनली बहुत ज़्यादा नम होता है, वो अलूफ होता है, अकेले रहने वाला, डिटैच्ड, ह्यूमरलेस, बिल्कुल ही ह्यूमरलेस होता है, इंट्रोस्पेक्टिव, मतलब खुद के अंदर बस खोया रहता है, नो डिज़ायर फॉर एंजॉयमेंट और क्लोज रिलेशनशिप से उसको घंटा मतलब नहीं है, इनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस प्लेजर, तो उसको प्लेजर ही नहीं फील करना, उसको वो इतना ज़्यादा वो है ना कि उसके अंदर एबिलिटी ही नहीं होती है कि वो कभी प्लेजर को फील कर सके, वो अच्छी चीज़ों को फील कर सके, तो वो कर ही नहीं पाता, ठीक है। फिर पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का हमें यहाँ पे एक केस दिया गया है, जिसमें कि है कि एक जिमी एक पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का है, वो स्कूल में बहुत अच्छा करता था, एक्सेप्शनली वेल, बहुत टैलेंटेड बच्चा था, बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स भी आए, पर मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या रहता था, रूड रहता था, दूसरे का जो मजाक उड़ाता था, अच्छे मार्क्स स्कोर करता था, इवन वो उसके टीचर, वो अपने टीचर को भी करेक्ट करता था कि नहीं आप ये गलत कर रहे हैं, आप ये सही होगा, हमेशा मतलब कि हंसते रहता था और दूसरे के ऊपर हंसता था, जिसमें कि जो उससे कमज़ोर होते थे उसके ऊपर हंसता था वो,
और वो स्कूल में बहुत ज़्यादा एरोगेंट मतलब माना जाता था, सब लोग उसको मानते थे कि बहुत ज़्यादा एरोगेंट है। और ये लेकिन ये क्या करता था कि हमेशा ना दूसरे के बारे में सस्पिशियस रहता था, उसको लगता था कि हर जो दूसरा लोग है उसके आइडियाज़ को चुराना चाहते हैं, और इसलिए वो किसी पे भरोसा नहीं करता था। जब उसको एक कंपनी में जॉब लगी तो वहाँ पे भी उसको देखा गया कि उसकी जो हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स हिज को वर्कर्स एंड सस्पेक्टेड दैट दे आर स्टीलिंग हिज आइडियाज़, तो वहाँ पे भी वही सोचने लगा कि वो उसके आइडियाज़ को चुरा रहे हैं, और इसलिए उसको अपने जॉब से भी निकाल दिया गया। और जब उसने मैरिज किया, जो कि उसने अपने कोवर्कर से ही मैरिज किया था, वो भी आगे चल के वो डिवोर्स्ड हो गया ड्यू टू हिज सस्पिशियस बिहेवियर। तो इतना ज़्यादा वो अपने वाइफ पे भी शक करता था कि वहाँ से भी उसको डिवोर्स हो गया। तो ये एक एग्जांपल है जो पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स का, जो हमेशा सस्पिशियस रहते हैं। फिर हमें सिजॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का एक केस दिया गया है कि एक मिस लीना है, 20 ईयर ओल्ड कॉलेज स्टूडेंट, स्टेज इन द हॉस्टल, वो हॉस्टल में रहती है। सी डज नॉट इंटरेक्ट विद अदर्स एंड रेसेस बैक टू द हॉस्टल सून आफ्टर द क्लासेस। वो जैसे इसका क्लास खत्म होता है वो सीधा हॉस्टल चली जाती है, हॉस्टल चली जाती है। और उसके क्लासमेट भी ऐसा बताते हैं कि वो हमेशा अब्सेंट माइंडेड रहती है, वो कहीं भी, उसको कहीं भी मन नहीं लगता, उसको कोई भी फ्रेंड्स नहीं है, कोई इंटरेस्ट भी नहीं है किसी इवेंट में, अगर कॉलेज में कोई इवेंट हो रहा है कैंपस में, और यहाँ तक कि वो घर भी वापस नहीं जाना चाहती है अगर छुट्टी होती है तो ये हो गया एक क्लासिक एग्जाम्पल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर सिजॉइड का। ठीक है, फिर आता है अगला सीजोटाइपल डिसऑर्डर। सीजोटाइपल डिसऑर्डर क्या होता है कि एक्सेंट्रिक आइडियाज़ एंड बिहेवियर। तो सीजोटाइपल क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ओल्ड होता है, इसकी थिंकिंग जो है बहुत ज़्यादा पेक्यूलियर होती है, बहुत ज़्यादा जो मैजिकल थिंकिंग होती है इसकी, जिसमें कि ओल्ड थिंकिंग एंड बिहेवियर, ए परवेसिव पैटर्न ऑफ सोशल एंड इंटरपर्सनल डेफिसिट एंड एक्यूट डिस्कम्फर्ट विद अदर्स। तो दूसरे के साथ उसको डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? तो इनअप्रोप्रिएट अफेक्ट, मतलब कि वो सही से बात नहीं करती है किसी से। फिर ओल्ड बिलीफ एंड मैजिकल थिंकिंग, उसके जो ख्यालात हैं बहुत पुराने हैं, मैजिकल थिंकिंग है उसकी। फिर सोशल विड्रॉल, वो हमेशा दूसरे लोगों से कटी रहती है। ऑड, एक्सेंट्रिक एंड पेकुलियर बिहेवियर, मतलब उसके पेकुलियर बिहेवियर होते हैं। लैक ऑफ क्लोज रिलेशनशिप, उसके क्लोज रिलेशनशिप में मतलब कि नहीं होते, बहुत कम होते हैं। फिर सोशल आइसोलेशन, वो खुद से दूर रहती है हमेशा, मतलब सबसे अलग ही रहना पसंद करती है। नॉट फिटिंग इजली विद अदर्स, तो वो दूसरे से जल्दी फिट नहीं होती है दूसरे के साथ। फिर होता है एंटी सोशल, जिसको हम लोग डिसोशल बोलते हैं, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और जिसके अंदर की सोशियोपैथ और साइकोपैथ वगैरह आते हैं। ठीक, एंटीपर्सनल अगर हम बात करें तो इसमें जो है रूल्स और लॉ को हमेशा ये वायलेट करते हैं। इसके अगर कैरेक्टराइज किया जाए तो ये क्रोनिक एंटी सोशल बिहेवियर दैट वायलेट्स अदर्स राइट्स एंड सोशल नॉर्म्स विच प्री डिस्पोजेज द अफेक्टेड पर्सन टू क्रिमिनल बिहेवियर। तो जो एंटी सोशल बिहेवियर वाले जो ये होते हैं, इसमें क्या होता है कि ये अदर पर्सन के जो राइट होते हैं या फिर जो सोशल नॉर्म्स होते हैं, कुछ सामाजिक नियम जो होते हैं, उसको ये हमेशा तोड़ते रहता है। और यहाँ तक कि जो अदर लोग होते हैं जो इस बिहेवियर से जिसको अफेक्ट होता है, वो यहाँ तक बोलते हैं कि इसका बिहेवियर जो है वो क्रिमिनल बिहेवियर है। द पर्सन इज अनेबल टू मेंटेन कंसिस्टेंट रिस्पॉन्सिबल फंक्शनिंग एट वर्क, स्कूल और एज ए पेरेंट। ठीक है, तो वो चाहे वक्त पे काम करे या फिर वो स्कूल में जाए या फिर अपने पेरेंट्स के साथ, जो अगर वो पेरेंट है तो वो अपने बच्चे के साथ सही से जो है कंसिस्टेंट या रिस्पॉन्सिबल फंक्शन नहीं कर पाता। फिर इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो ये फेलियर टू सस्टेन रिलेशनशिप को सस्टेन नहीं कर सकते। डिसरिगार्ड फॉर फीलिंग फॉर ऑफ अदर्स, तो वो दूसरे के प्रति अच्छा फील नहीं करते। इम्पल्सिव एक्शन, हमेशा इम्पल्सिव एक्शन लेते हैं, गुस्सा आएगा बहुत तेज तो बहुत तेज तोड़ने फोड़ने लगेंगे, सारी चीज़, ये सारी चीज़ें। लो टॉलरेंस टू फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन को बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। टेंडेंसी टू कॉज वायलेंस कॉज कर सकते हैं। लैक ऑफ गिल्ट होता ही नहीं उनके अंदर। फेलियर टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, वो कितना भी कुछ गलत कर लें वो उससे सीखते ही नहीं। फिर रेकलेस डिसरिगार्ड फॉर ऑन एंड अदर सेफ्टी, वो या तो खुद भी सेफ नहीं रहते, दूसरे को भी सेफ नहीं रहने देते हैं। इम्पल्सिविटी एंड फेलियर टू प्लान अहेड, पहले से कुछ प्लान नहीं करते हैं और हमेशा इम्पल्स के ऊपर चलते हैं। फिर मैनिपुलेटिव बिहेवियर फॉर सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, कि वो खुद को बहुत ज़्यादा मानते हैं कि मतलब कि मैं ही बहुत अच्छा हूँ, ये मेरे से अच्छा कोई है ही नहीं, इस तरह की चीज़ें, और ये खुद को ही इस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं। फिर इनएबिलिटी टू मेंटेन क्लोज पर्सनल और सेक्सुअल रिलेशनशिप, कि वो पर्सनल रिलेशनशिप या सेक्सुअल रिलेशनशिप सही से मेंटेन नहीं कर पाते। फिर होता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको हम लोग अटेंशन सीकिंग या फिर एक्सेसिव इमोशनल जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, तो एक पेशेंट विथ दिस डिसऑर्डर characteristically have a perversive pattern of excessive emotionality और attention seeking behavior, तो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है इनका, और ये चाहते हैं कि जो सारे जो वो है ना
सारे समाज का जो ध्यान है वो इस पे ही रहे। तो इसलिए क्या करते हैं कि मोमेंटरली एक्साइटमेंट्स एंड फ्लीटिंग एडवेंचर्स, वो कुछ ना कुछ अलग करते रहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेल करते हैं, ड्रामा करते हैं, हमेशा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते हैं। द डिसऑर्डर इज मोर कॉमन इन फीमेल्स, ये फीमेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन होता है। पीपल विद दिस डिसऑर्डर नीड टू बी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑल द टाइम। तो ये इसका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है हमेशा वो बनना चाहते हैं। इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? ड्रामेटिक इमोशनली, तो इमोशनली बहुत ज़्यादा ब्लैकमेलिंग होते हैं, ये एंग्री सीन करते हैं, फिर डेमोन्स्ट्रेटिव सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब कुछ भी करेंगे, ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए कुछ भी करने को तैयार होता है। इसके होता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी। इसके अंदर और भी चीज़ें होती है कि क्रेविंग फॉर नोवेल्टी एंड एक्साइटमेंट, ये एक्साइटमेंट और नोवेल्टी के लिए मतलब लोग इसको प्रेज करें, अच्छा माने इसको, इसके बहुत ज़्यादा क्रेविंग करते हैं। फिर सेलो एंड लाइबल इफेक्टिविटी, तो ये इसके जो अफेक्टिविटी होती है, जो दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, अफेक्शन दिखाते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा खोखला होता है। ये मतलब एक्चुअली में किसी से उतना लगाव नहीं होता, इसको बस खुद से लगाव होता है। फिर अटेंशन सीकिंग बिहेवियर होता है, कंसर्न विद फिजिकल अट्रैक्टिवनेस, ये फिजिकली अट्रैक्टिव होने के लिए बहुत कुछ करते हैं। फिर एग्जेजरेटेड या फिर वेग स्पीच, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा बोलेंगे या फिर बहुत ज़्यादा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। फिर सेल्फ ड्रामेटाइजेशन, की मतलब खुद से ड्रामा करते रहेंगे। इम्पल्सिविटी होती है इसके अंदर भी, कि इम्पल्स के ऊपर काम करते हैं। सजेस्टिबिलिटी, फिर ईगोसेंट्रिक, सेल्फ इंडल्ज्ड एंड लैक ऑफ कंसिडरेशन फॉर अदर्स, दूसरे के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते। ईगोसेंट्रिक होते हैं, मतलब बस खुद के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस तरह की पर्सनैलिटी जो होती है उसको बोलते हैं हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर आता है हमारा जो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, और इसको एक तरह से आप बोल सकते हैं सिर्फ सेल्फ ग्रैंडियोसिटी, वो खुद को ही बहुत बड़ा मानते हैं। और लैक ऑफ एम्पैथी, उसके अंदर एम्पैथी बिल्कुल नहीं होती है। नार्सिसिस्टिक मतलब खुद के लिए ही, मतलब सब कुछ वो खुद ही है। तो नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो है वो सेल्फ सेंटर होते हैं, सेल्फ एब्जॉर्ब होते हैं, लैक इन एम्पैथी फॉर अदर्स, वो दूसरे के लिए बिल्कुल भी एम्पैथेटिक नहीं होते। टिपिकली टेक्स एडवांटेज ऑफ पीपल, वो दूसरे लोगों का फ़ायदा उठाते हैं। टू अचीव हिज ऑन एंड्स, वो अपना जो खुद के लिए दूसरे का फ़ायदा उठाते हैं। यूजेज दैम विदाउट रिग्रेट्स, उसको रिग्रेट भी नहीं होता कि मैंने दूसरे का यूज किया है। साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इंपॉर्टेंस, अटेंशन सीकिंग, ड्रामेटिक बिहेवियर, अनेबल टू फेस क्रिटिसिज्म, फिर क्रिटिसिज्म उनका कर दो तो वो पूरा चिल्लाने लगेंगे, मानेंगे ही नहीं। लैक ऑफ एम्पैथी, एक्सप्लोरेटिव बिहेवियर, एक्सप्लॉइटिव बिहेवियर, कि वो दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं। एरोगेंस होते हैं। फिर प्री ऑक्यूपेशन विथ फैंटेसीज ऑफ सक्सेस, पावर, ब्यूटी, ब्रिलियंस ऑफ आइडियल लव। तो ये जो है ना, मतलब अपने फैंटेसीज में ही बहुत ज़्यादा, मतलब कि अपने अपने बारे में भी फैंटेसी बनाते रहते हैं। पावर, ब्यूटी, वो सोचते हैं कि सब कुछ मेरे पास होना चाहिए। तो इस टाइप की पर्सनैलिटी। अब हम जो अगला पर्सनैलिटी देखेंगे वो होंगे बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, जिसके कि हम लोग इनर एम्प्टीनेस एंड इमोशनल डिसरेगुलेशन वाला जो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर ये बोलते हैं। ये अगर हम बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की बात करें तो इट इज़ मार्क्ड बाय अ पैटर्न ऑफ इनस्टेबिलिटी इन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप। इसके जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं वो बहुत ज़्यादा इनस्टेबल होते हैं। मूड, बिहेवियर, सेल्फ इमेज, तो ये सारी चीज़ें इसकी बदलते रहती है। द 4 मेन कैटेगरीज ऑफ साइन एंड सिम्टम्स, तो इसके साइन एंड सिम्टम्स की अगर बात करें तो सबसे पहले तो अनस्टेबल रिलेशनशिप, इसके रिलेशनशिप बिल्कुल अनस्टेबल रहेंगे। अनस्टेबल सेल्फ इमेज, वो खुद के बारे में भी कभी सही सोचेगा कभी गलत, कुछ भी उल्टा सीधा सोचते रहेगा। अनस्टेबल इमोशन, इसको इमोशन भी सही नहीं रहेंगे। इम्पल्सिविटी, वो पूरा इम्पल्स के बेसिस पे ही, जब गुस्सा आया तो ये कर दिया, जब प्यार आया तो बहुत ज़्यादा प्यार कर रहे थे, ये सारी चीज़ें। अगर हम इसके सिम्टम की बात करें तो इसमें इमोशनल कंट्रोल, जो एंगर के ऊपर कंट्रोल होता है वो बिल्कुल भी नहीं होता। ये सोसाइटल थ्रेड्स और बिहेवियर होता है इनका बार बार। फिर ये पर्सनल आइडेंटिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अनसर्टेन होते हैं, मतलब कि सही से नहीं सोच पाते अपने बारे में। क्रॉनिक फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस, इनके अंदर हमेशा एम्प्टीनेस की फीलिंग होती है, इसको लगता है कि हम अकेले ही हैं, कोई मेरे साथ नहीं है, ये सारी चीज़ें। एफर्ट्स टू अवॉइड अबंडनमेंट, कि जो अबंडनमेंट होती है इसको हमेशा भगा, मतलब कि अवॉइड करते रहते हैं, कि मतलब उनके पास अगर कुछ चीज़ें आ जाती हैं ना उसको हमेशा से दूर कर देंगे। फिर ट्रांजिएंट स्ट्रेस रिलेटेड पैरानॉइड और डिसोसिएटिव सिम्टम्स होते हैं इसके। स्ट्रेस रिलेटेड बहुत बड़ा, वो हमको लगता है कि ये हमेशा स्ट्रेस में, उनको लगता है हम हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं। फिर ये हमेशा डिसोसिएटिव सिम्टम्स दिखाते रहते हैं। फिर एक्टिंग आउट ऑफ फीलिंग इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग देम अप्रोप्रिएटली और वर्बली, को ये एक्टिंग आउट करते हैं इंस्टेड ऑफ एक्सप्रेसिंग। फिर हम बात करते हैं अगली पर्सनालिटी डिसऑर्डर की, जो है कहता है हमारा एंग्जियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर, या फिर अवॉइडेंस ऑफ इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। तो ऐसे पर्सनालिटी की बात करें तो हमें एंग्जियस पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स ई मार्क्ड बाय फीलिंग ऑफ इनडिक्वेसी, extreme social anxiety, social withdrawal, hypersensitivity to others' opinion. People with this disorder
हैव लो सेल्फ स्टीम, पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस, दे ड्वेल द नेगेटिव एंड हैव डिफिकल्टी व्यूइंग सिचुएशन इन अ इंटरेक्शन ऑब्जेक्टिवली। तो इसके अंदर जो है ये जो है इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स एक तरह से आप मान सकते हैं कि हमेशा सोचते हैं कि ये जो है खुद से हमेशा कि हम बहुत ज़्यादा छोटे हैं और सब हमसे बड़े हैं। ये सोशल इंटरेक्शन को हमेशा अवॉइड करते हैं, इनको क्रिटिसिज्म से बहुत ज़्यादा डर लगता है, इनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम होता है। ये किसी भी जो इंटरेक्शन है या फिर जो सिचुएशन है उसको सही से एनालाइज नहीं कर पाते, इनको लगता है कि सब इनकी बुराई ही कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं इनके अंदर। फिर जो साइन एंड सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो परसिस्टेंट फीलिंग ऑफ टेंशन एंड अप्रहेंशन, कि जो इनके जो है हमेशा ये टेंशन में रहते हैं। फिर इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है इनके अंदर कि ये हमेशा सबको अपने से ऊपर ही समझते हैं, इनको लगता है कि ये सबसे नीचे ही है। फियर ऑफ क्रिटिसिज्म होता है, डिसअप्रूवल और रिजेक्शन, तो इनको अगर डिसअप्रूवल रिजेक्शन से इनको बहुत ज़्यादा डर लगता है। अनविलिंगनेस टू बिकम इन्वॉल्व विद पीपल, कि इनके अंदर इनके अंदर कोई इच्छा ही नहीं होती कि दूसरे लोगों के साथ घुले मिलें। फिर एक्सेसिव प्रीऑक्यूपेशन विद बीइंग क्रिटिसाइज्ड और रिजेक्टेड इन सोशल सिचुएशन, तो ये सोशल सिचुएशन में क्रिटिसाइज और रिजेक्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि इनके मन में ऐसा लगा रहता है। फिर मोस्ट पीपल विथ अबंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स हैव अदर साइकोटिक डिसऑर्डर्स लाइक सोशल फोबिया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर्स, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स एंड सिजोफ्रेनिया। तो जिनके अंदर अबंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होता है ना, उनके अंदर ज़्यादातर ये अलग अलग तरह के जो साइकोटिक डिसऑर्डर्स हैं वो होने के चांसेस रहता है, जिसमें कि फोबिया हो गया, जो एंजाइटी डिसऑर्डर, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जिसको ओसीडी बोलते हैं, डिस्प्रेसिव डिसऑर्डर, सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर, डिसोसिएटिव, सिजोफ्रेनिया, ये सारे डिसऑर्डर्स जो है होने के चांसेस इनके अंदर ज़्यादा रहते हैं। फिर जो हमारा अगला है वो है डिपेंडेंट पर्सनैलिटी। डिपेंडेंट पर्सनैलिटी है जिसको हम लोग की सबमिसिव पर्सनैलिटी भी बोलते हैं, इसको सबमिसिवनेस भी बोलते हैं। ये किसके अंदर होता है कि ये अपना डिसीजन खुद से नहीं ले पाते। सबसे पहली बात तो ये होती है कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीम नीड टू बी टेकन केयर ऑफ, इनको हमेशा नीड होता है कि कोई इनका ख्याल रखे, विच लीड्स टू सबमिसिव, जो हमेशा ये जो है दूसरे के सामने सबमिसिव होना चाहते हैं। क्लिंगिंग बिहेवियर, मतलब जो एक हिंदी में बोलते हैं ना लोग चिपकू बिहेवियर, वो सारी चीज़ें। और फियर ऑफ सेपरेशन और रिजेक्शन, तो ये हमेशा सेपरेट होने से या रिजेक्ट होने से डरते रहते हैं। पीपल विथ दिस डिसऑर्डर लेट अदर मेक इंपॉर्टेंट डिसीजंस फॉर देम, उनको ये दूसरे को ही अपना सारा इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने देते हैं। एंड हैव स्ट्रॉन्ग नीड फॉर कॉन्स्टेंट रीअश्योरेंस एंड सपोर्ट, इनको हमेशा ही रीअश्योरेंस की और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। द साइन एंड सिम्टम्स इसके क्या क्या होते हैं कि सबऑर्डिनेट्स ऑफ वंस ऑन नीड, कि वो खुद की ही नीड खुद से पूरी नहीं करना चाहते। अनविलिंगनेस टू मेक इवन रिस्पॉन्सिबल डिमांड्स ऑन अदर पीपल, वो खुद दूसरे पीपल से डिमांड भी नहीं कर सकते कुछ चीज़ों को। फिर इनएबिलिटी टू टेक डिसीजन, तो इनको अंदर डिसीजन लेने की पावर नहीं होती है, ये खुद से डिसीजन ले ही नहीं सकते। तो अगर हम अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो हमने यहाँ पे पढ़ा था, अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर, तो इसके बारे में हम एक यहाँ पे केस देखते हैं कि एक मनोज हैं 22 साल के, वो इंजीनियरिंग करते हैं और जो मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आते हैं। केम टू साइकेट्रिक ओपीडी अलॉन्ग विथ हिज पेरेंट विथ फॉलोइंग कंप्लेंट्स, ये अपने ओपीडी में आते हैं पेरेंट्स के साथ कुछ कंप्लेंट को लेकर, जैसे कि अवॉइडिंग क्लोज रिलेशनशिप रिलेटिव्स, जो वो अपने क्लोज रिलेटिव्स को अवॉइड करते हैं, क्राउडेड प्लेस को अवॉइड करते हैं, दूसरे लोगों से अपने नेबर से और लेडीज़ से बात करने में डर लगता है इनको। अवॉइडिंग ऑलमोस्ट ऑल एक्टिविटीज़ आउटसाइड होम, ये घर के बाहर कुछ भी करने से डर लगता है इनको। ही हैड सेवरल फियर्स, फोबियाज, फ्रीक्वेंट एंगर, आउटबर्स्ट, इनएबिलिटी टू स्टडी। सबसिडियसली सिम्टम्स स्टार्टेड ओवर पीरियड ऑफ 3 years एंड ग्रेजुअली वर्सनड, तो ये 3 साल पहले इनको ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी और बस बढ़ते ही जा रही सारी चीज़ें। फॉर द पास्ट 2 years ही इज नॉट अटेंडिंग क्लास, ये क्लास भी अटेंड नहीं कर रहे 2 साल से। स्पेंडिंग मोस्ट ऑफ दिस टाइम, वो सोते रहता है हमेशा, टीवी देखते रहते हैं। ही वॉज मोर एंड लेस होम बाउंड, मतलब कि वो एक तरह से होम बाउंड हो गए हैं, मतलब कि वो कि घर के अंदर ही रहने वाला जो कीड़ा होता है ना वही बन गए। तो ये एक क्लासिक केस है एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर का, ये कि बाहर इनको कुछ भी करने से डर लगता है, ये कुछ नहीं करते हैं, बस घर में रहते हैं, अकेले रहना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अंदर बहुत सारे अलग अलग जो फोबिया डिसऑर्डर्स वगैरह आते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक एग्जांपल थी एवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। तो ये डिपेंडेंट का एक दो और जो हमने पढ़ा था कि डिपेंडेंट रहते हैं, तो इसके अंदर अनकम्फर्टेबल फीलिंग और हेल्पलेस फीलिंग भी होता है जब ये अलोन होते हैं। इनकी सेल्फ स्टीम बहुत ज़्यादा कम होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इनका बहुत ज़्यादा कम होता है। हाइपर सेंसिटिविटी और टू क्रिटिसिज्म, ये क्रिटिसिज्म अगर इनको कोई कर देती है बहुत ज़्यादा उसके लिए सेंसिटिव होते हैं, रोने लगेंगे, ये करने, मतलब वो ऑब्जेक्टिवली नहीं सोच सकते कुछ चीज़ों को, बस दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। तो ये था हमारा सबमिसिवनेस, और ये एग्जाम्पल जो था हमारा वो अवॉइडेंट का था।
अब हम जो अगला देखेंगे वो होगा OCD, ठीक है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, OCPD, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, दिस डिसऑर्डर इज मार्क एज परवेसिव डिज़ायर फॉर परफेक्शन एंड अदर एट द एक्सपेंस ऑफ ओपननेस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड एफिशिएंसी। तो ये जो है हमेशा परफेक्शन को चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, हमेशा रूल को फॉलो करना चाहते हैं। द इंडिविजुअल प्लेस ए ग्रेट डील ऑफ प्रेशर ऑन हिमसेल्फ एंड अदर टू नॉट मेक मिस्टेक्स। ये खुद पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं, दूसरे पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर बनाते हैं कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं बोलते हैं एक तरह से, कि इनको कुछ भी चीज़ें गलत नहीं चाहिए, सारी चीज़ें हम ऑन द पॉइंट, सारी चीज़ें परफेक्ट होनी चाहिए। दिस इज ए कॉन्स्टेंट सेंस ऑफ राइचियस इंडिग्नेशन एंड फीलिंग ऑफ एंगर एंड कॉम्पिटेंस कॉन्टेम्प्ट फॉर एनीवन हु डिसएग्रीज विथ हिम। जो इनके साथ कुछ मतलब कि डिसएग्री करते हैं, ये उस पर गुस्सा करते हैं, उस पर अलग अलग इल्ज़ाम लगाते हैं। बिलीव्स इन वेज ऑफ डूइंग समथिंग इज़ द ओनली राइट वे। ये ऐसा मानते हैं कि ये जो चीज़ें कर रहे हैं जिस तरीके से, यही सबसे मतलब कि सही तरीका है किसी चीज़ को करने का। मे फोर्स हिमसेल्फ एंड अदर्स टू फॉलो द राइट मोरल प्रिंसिपल and to confront to extremely high standards of performance and insist on lateral compliance with authority and rules। ये अथॉरिटी और रूल्स को बहुत ज़्यादा मतलब कि अथॉरिटी और रूल के साथ जो एकदम एक्सट्रीम चीज़ों को करने की कोशिश मतलब करते हैं कि एकदम इस चीज़ को ऐसे ही करना है, एक रूल बना दिया कि इसी से करना है तो इसी से करना, यही सबसे बेस्ट तरीका है और दूसरा कोई तरीका नहीं। किसी को डिसएग्री करता है तो ये बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं, दूसरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं, ये सारी चीज़ें करने लगते हैं। तो ये होता है हमारा OCPD। इसके अंदर जो साइन एंड सिम्पटम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे कि फीलिंग ऑफ एक्सेसिव डाउट एंड कॉशन। इसके अंदर बहुत ज़्यादा डाउट होता है और ये बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं। फिर प्रीऑक्यूपेशन विथ डिटेल्स, रूल्स, लिस्ट, ऑर्डर एंड शेड्यूल। ये डिटेल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। ये रूल्स पूरी तरह से फॉलो होना चाहिए। जो लिस्ट होता है, जो ऑर्डर होता है, जो शेड्यूल होता है, मतलब सारी चीज़ों को एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फिर होता है इनका परफेक्शनिज्म, कि ये हमेशा परफेक्ट चीज़ें करना चाहते हैं। रिजिड ऑन स्टबर्नस, कि अपनी चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, स्टबर्न होंगे कि नहीं इसको ऐसे ही करेंगे, ये करना ही है। हाई स्टैंडर्ड्स होते हैं इनके बहुत ज़्यादा। तो ये होता है हमारा OCPD, यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। फिर हम बात करते हैं अलग अलग पर्सनैलिटी डिसऑर्डर तो हमने पढ़ लिया, अब उसके ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ के बारे में बात करते हैं। तो पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, इसको ट्रीट करना काफ़ी ही डिफ़िकल्ट होता है। तो ड्रग ट्रीटमेंट हैज़ ए वेरी लिमिटेड रोल। जो उसमें कि ड्रग ट्रीटमेंट है, जो हम दवाइयाँ देते हैं, वो बहुत उसका लिमिटेड रोल होता है। एंड मे बी यूज्ड इफ़ एसोसिएट मेंटल डिसऑर्डर्स लाइक डिप्रेशन एंड साइकोसिस आर प्रेजेंट। अगर इसके साथ में डिप्रेशन और साइकोसिस वगैरह प्रेजेंट है तो हम यूज कर सकते हैं। और इंडिविजुअल एंड ग्रुप साइकोथेरेपी इसमें ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। थेरेप्यूटिक कम्युनिटी एंड बिहेवियरल थेरेपी में भी बेनिफिशियल। जो कम्युनिटी थेरेपी जो होती है या फिर बिहेवियरल थेरेपी होती है वो बेनिफिशियल होती है। मैनिपुलेशन ऑफ सोशल इन्वायरमेंट कैन बी ट्राइड। जो उसके सोशल इन्वायरमेंट है उसको मैनिपुलेट करना जो है काम कर सकता है। तो सबसे पहला जो है वो है ग्रुप थेरेपी हेल्प्स पेशेंट इम्प्रूव इंटरेक्शन स्किल्स एंड स्किल्स इन एडिशन टू गेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ दे आर परसीव्ड बाय अदर्स। तो ग्रुप थेरेपी करने से क्या होता है कि हमें समझ में आता है, जो पेशेंट है उसको समझ में आता है कि लोग उसे कैसे परसीव कर रहे हैं, क्योंकि उनके दिमाग में तो बहुत ज़्यादा परफेक्ट काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी तरह का पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उनके अंदर। तो अगर ग्रुप थेरेपी होती है ना, तो लोग अपना ओपिनियन बताते हैं तो उनको भी पता चलता है कि लोग हमें कैसे परसीव करते हैं। फिर इससे क्या होता है, पेशेंट कैन लर्न हाउ टू वेंटिलेट एंजाइटी, ट्रस्ट अदर्स इन अ सेफ इन्वायरमेंट। जो ट्रस्ट करना वो सीखते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स जो है वो होता है कैन बी प्रैक्टिस्ड विद इन ग्रुप टू रिजॉल्व कम्युनिटी इशूज़। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि एक ये थ्योरी है ना कि अगर हम एक काम को, कोई एक काम है उसको दो लोग मिलकर अगर कर रहे हैं तो वो दो लोग काफ़ी क्लोज आ जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर कोई साथ में करता है तो काफ़ी जो है इशूज़, ट्रस्ट बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, कम्युनिटी इशूज़ जो है सॉल्व होने लगते हैं। फिर जो है वो अगला है कि इंडिविजुअल थेरेपी हेल्प्स पेशेंट गेन इंसाइट इनटू देयर थिंकिंग एंड बिहेवियर। जब इंडिविजुअल थेरेपी होती है तो पेशेंट खुद को समझना शुरू करता है, खुद के बारे में, खुद के बिहेवियर को ऑब्जर्व करना शुरू करता है, ठीक है। फिर वेज टू बी एक्सप्लोर्ड फॉर देम टू मॉडिफाई देयर बिहेवियर, जैसे कि वो अपने बिहेवियर को चेंज करने का और फंक्शनल तरीका भी सोच सकते हैं।
फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी अलाउज पेशेंट टू इंक्रीज देयर लेवल ऑफ फंक्शनिंग। जो ऑक्यूपेशनल थेरेपी होता है जैसे वो काम करना सीखते हैं सही तरीके से, सो दे बिकम मोर इंडिपेंडेंट, वो खुद से इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। टास्क कंप्लीशन स्किल्स कैन ऑल्सो बी एवेल्यूएटेड एंड इनहेंस्ड बाय देयर एक्टिविटीज़। तो वो जिस एक्टिविटी से अपना टास्क कंप्लीट करते हैं उसको भी इनहेंस किया जा सकता है। फिर रिक्रिएशनल थेरेपी कैन असिस्ट पेशेंट टू वेंटिलेट फीलिंग एंड इंक्रीज सोशलाइजेशन स्किल। सो रिक्रिएशनल थेरेपी से वो सोशलाइजेशन करना सीख सकते हैं। फिर इंटरेक्शन एंड गाइडेड बाय द थेरेपिस्ट कैन प्रोवाइड guidance by the therapist can provide patient with constructive ways to deal with anger and self destructive behavior। जो self destructive behavior जो suicidal thoughts वगैरह होता है या फिर जो एंगर होती है उसको सही से डील करने के लिए वो सीख सकते हैं। फिर मेडिकेशन इफ़ नीडेड, अगर मेडिकेशन ज़रूरी है तो फिर हम दे सकते हैं। फिर नर्सिंग इंटरवेंशन की अगर हम बात करें फॉर पेशेंट विथ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तो नर्सिंग इंटरवेंशन में क्या होता है कि नर्स के लिए जो है सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पेशेंट होते हैं ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट, ठीक है। तो very challenging for nurse. The nurse must identify personal feeling about the patient's behavior and maintain a continuous awareness to provide appropriate intervention. Nursing actions may be include the following। तो पहले तो उनके पर्सनैलिटी टाइप को पहचानना है कि कौन से पर्सनैलिटी टाइप का ये इंसान है और जो पेशेंट है, और फिर उसके बाद उसके एक्शन को नर्स ये एक्शन कर सकती है। तो क्या कर सकती है, सबसे पहले तो सो एक्सेप्टेंस करना है और एक्सेप्ट करना है हमें पर्सन को, ठीक है। सबसे पहले तो उसके पर्सन को हमें एक्सेप्ट करना है और उसको उसके बिहेवियर से अलग करना है कि हम उसके बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम उसको बताएंगे कंटिन्यूसली कि ये बिहेवियर सही नहीं है, पर हम उस पर्सन को एक्सेप्ट करना है कि नहीं तुम अच्छे हो, ठीक है। तो उसको उसके पर्सन को उसके बिहेवियर से अलग करना है। प्रोवाइड सेफ इन्वायरमेंट स्पेशली इंपॉर्टेंट फॉर पर्सन हू एग्जिबिट सेल्फ मल्टीलेटिंग बिहेवियर। तो पेशेंट को एक सेफ इन्वायरमेंट हम लोग प्रोवाइड करेंगे नर्स। फिर सेट मिनिमम लिमिट्स विथ कॉन्सिक्वेंसेस, सेट एंड मेंटेन लिमिट विथ कॉन्सिक्वेंसेस। तो पहले तो एक वो करना है कि एक लिमिट बनाना है पेशेंट के लिए कि आप ये कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। उसके बाद उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी, अगर पेशेंट कुछ गड़बड़ करता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी उसे भुगतने पड़ेंगे। फिर एक्सप्लेन ऑल यूनिट रूल्स एंड इन्फोर्स देम फेयरली एंड कंसिस्टेंटली। तो जो यूनिट है उसका रूल्स हमें उसको बताना है और उसको इन्फोर्स करवाना है। फिर रिक्वायर द पेशेंट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और हर ऑन बिहेवियर। तो पेशेंट को भी पेशेंट को उसके जो बिहेवियर है उसके लिए उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराना है कि मतलब टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हिज और ऑन बिहेवियर। तो उसके पेशेंट को उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। फिर आइडेंटिफाई इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड डिस्कस पॉसिबल अल्टरनेटिव बिहेवियर विथ द पेशेंट। तो उसके जो बिहेवियर है उसके बारे में उससे पूछना है कि तुमने ऐसा किया था, क्यों किया। फिर उसको समझाना है कि तुम इसके जगह पे ये भी कर सकते थे। डू नॉट मेक एक्सेप्शंस और सो फेवरेटिज्म। तो एक्सेप्शंस नहीं बनाना है किसी पेशेंट के लिए, किसी को फेवरेट नहीं बनाना है। इनकरेज द पेशेंट टू ओपनली एक्सप्रेस फीलिंग एंड थॉट्स। उसको इंक्रेज करना है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को क्लियरली बताओ। आइडेंटिफाई ट्रिगर ऑफ एक्टिंग आउट बिहेवियर। तो जो उसके ट्रिगर्स को पता करना है कि कौन सा बिहेवियर है जिसकी वजह से इसको दिक्कत हो रही है। और फिर मेंटेन अलर्टनेस टू मैनिपुलेट बिहेवियर्स ऑफ पेशेंट। तो पहले अगर कोई चीज़ जिसको वो अलर्ट करता है ना, अगर किसी चीज़ के हम बारे में हम अलर्ट रहता है उसको चेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे जो चीज़ें होती है जैसे कि कोई लोग होते हैं वो ना बहुत ज़्यादा गालियाँ देते हैं, ठीक है। तो अगर उनको वो गालियाँ नहीं छूटती है, बहुत लोग बोलते हैं वो मेरी गालियाँ नहीं छूटती है, मैं गाली निकल ही जाता है मेरे मुंह से। तो एक ओशो नाम के एक व्यक्ति रहे हैं, या फिर बहुत जगह बहुत लोगों ने बोला कि तुम बस ना, ठीक है तुम्हें गाली देना है तुम दो गाली, पर तुम अपने दिमाग से दो, सोच के कि हाँ मैं गाली दे रहा हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमें अलर्टनेस आती है कि हाँ मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ। तो जब हमें पता है कि मैं ये चीज़ें कर रहा हूँ तो मैं इसको नहीं भी कर सकता, ठीक है। जब लोग ये मान लेते हैं ना कि ये मेरे कंट्रोल में नहीं है, तो फिर चीज़ जो सॉल्व करने में दिक्कत हो जाती है। तो इस तरह की चीज़ें हमें अलर्टनेस प्रोवाइड करनी है उसके बिहेवियर को, कि वो क्या क्या मैनिपुलेटिव बिहेवियर कर रहे हैं, उसके लिए वो लोग अलर्ट होना चाहिए कि हाँ ये वो कर रहे हैं। फिर कम्युनिकेट प्रॉब्लम्स विथ मैनिपुलेटिव पेशेंट टू अदर टीम मेंबर्स। तो जो प्रॉब्लम्स हैं उसको पेशेंट के साथ भी और अदर जो टीम मेंबर्स हैं उसके साथ भी डिस्कस करना है। फिर प्रोवाइड पॉजिटिव फीडबैक टू पेशेंट हु आर मेकिंग एफर्ट टू चेंज बिहेवियर। तो जो पेशेंट है वो खुद के बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक देना है, हमें समझाना है कि नहीं तुम अच्छा कर रहे हो, ये सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हमें समझाना उसे। फिर अप्रोच पेशेंट फ्रॉम द फ्रंट एंड स्पीक क्लियरली। तो हमें उसको सामने से अप्रोच करना है और क्लियरली बात करनी है उससे। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर द पेशेंट विथ पैरानोया।
तो जो पैरानोया वाले पेशेंट होते हैं, जो कि गलत चीज़ें सोचने लगते हैं कि हाँ ये मेरे बारे में गलत सोच रहा है, ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, तो उस पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा सही होता है कि आप क्लियरली उससे सामने में बात करें और जो बोल रहे हैं क्लियरली उसको बोलें, ताकि वो कुछ गलत चीज़ें ना फैले उसके मन में। मॉनिटर मेडिकेशन, तो मेडिकेशन को मॉनिटर करना है। फिर इनकरेज द पेशेंट टू पार्टिसिपेट इन यूनिट एक्टिविटीज़, तो यूनिट में बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए इनकरेज करना चाहिए। एक्सेप्ट सोसाइडल आइडिएशन, तो जो सोसाइडल आइडिया किसके अंदर आ रहा है उसके बारे में भी हमें देखना है। फिर डेवलप ए नो हार्म कॉन्ट्रैक्ट विद द पेशेंट विथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज, तो जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसीज वाले जो पेशेंट होते हैं, जो खुद को बहुत ज़्यादा हानि करते हैं, खुद को बहुत ज़्यादा हार्म करते हैं, तो उसके साथ एक नो हार्म कॉन्ट्रैक्ट हमें किसी तरह से बनाना है कि तुम अपने आप को नुकसान नहीं करोगे, तुम ये करोगे, ऐसा मतलब समझाना है उसको। फिर असिस्ट एंड एजुकेट द पेशेंट इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, तो उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें असिस्ट भी करना है और एजुकेट भी करना है। फिर डिमॉन्स्ट्रेट अ मैटर ऑफ फैक्ट एटीट्यूड व्हेन पेशेंट एक्टिंग आउट और एग्जेजरेट इवेंट, तो हमें जो है मैटर ऑफ फैक्ट एटीट्यूड उसके अंदर डेवलप करवाना है कि देखो ये चीज़ें ऐसे ही है तुम्हारे, ये मतलब कि बहुत सारे पेशेंट होता है ना वो चीज़ों को एग्जेजरेट करके बताते हैं कि, और जैसे कि उसने देखा कि हाँ एक पेड़ गिरा हुआ था रास्ते में, एक पेड़ टूट गया, तो बोलेगा कि मतलब बहुत घुमा फिरा के बोलेगा कि अरे यार इतना बड़ा पेड़ टूटा हुआ था, मैंने एक लात मारा इसको तोड़ दिया, ऐसे जो एग्जेजरेट करके चीज़ें बता रहे होते हैं ना उसको मैटर ऑफ फैक्ट बताना है कि नहीं ये पेड़ इतना बड़ा भी नहीं है, ये छोटा सा पेड़ है, टूट गया किसी तरह से, तो इस तरह से उसको मैटर ऑफ फैक्ट चीज़ें दिखानी है। फिर इनकरेज द पेशेंट टू कीप अ प्राइवेट जर्नल ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स, तो उनको अपने थॉट्स और फीलिंग का एक, अगर वो पेशेंट लिख सकता है तो एक प्राइवेट जर्नल बनाने के लिए एक नोटबुक देंगे, उसमें लिखने के लिए उसको बोलेंगे। फिर डिस्कस विद द पेशेंट हाउ हिज और हर बिहेवियर इफेक्ट अदर्स एंड असिस्ट टू एक्सप्लोर अल्टरनेटिव एक्शंस, तो हम पेशेंट के साथ डिस्कस करेंगे कि उसके बिहेवियर की वजह से किसको किसको प्रॉब्लम हो रही है और क्या प्रॉब्लम हो रही है, उसके बदले में वो क्या कर सकता है जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। फिर ऑब्जर्व एंड इंटरवीन बिफोर एस्केलेशन ऑफ बिहेवियर अकर्स, तो पहले ही हमें ऑब्जर्व करना है और हमें इंटरवीन करना है, मतलब कि जाके हमें बात करनी है और जो बिहेवियर है उसके एस्केलेशन से पहले ही, मतलब कि वो किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, हमें दिख रहा है कि उसको गुस्सा आ रहा है, तो हम पहले ही जाएंगे उससे बात करेंगे ताकि उसका गुस्सा इतने लेवल पर ना पहुंच जाए कि वो किसी को हानि पहुंचा दे। यूज टाइम आउट फॉर क्रम्बिंग एक्शन आउट बिहेवियर इफ पेशेंट इज रेसिस्टेंट टू रिडायरेक्शन, तो टाइम आउट फॉर कर्बिंग एक्टिंग आउट बिहेवियर इफ पेशेंट इज रेसिस्टेंट टू रिडायरेक्शन, हम पेशेंट को समझा रहे हैं उसमें अगर वो नहीं काम कर रहा है तो हमें टाइम आउट का भी एक टाइम देना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें थी जो नर्सिंग एक्शन था। बहुत से कॉमनली नर्स के लिए जो है ना पर्सनालिटी डिसऑर्डर वाले पेशेंट थोड़ा ज़्यादा परेशान करने वाले होते हैं, क्योंकि जो पेशेंट के साथ सबसे ज़्यादा टाइम तो नर्स ही बिताती है और उनके साथ डील करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए अच्छे से समझना, एम्पैथी और उनके बारे में ये समझना कि वो भी एक पेशेंट है, वो चीज़ें जो कर रहे हैं वो जानबूझ के नहीं कर रहे हैं। बहुत बार हमें गुस्सा भी आ सकता है उन पर, पर हमें समझना है इस चीज़ों को कि वो एक पेशेंट है, वो ही मजबूर है, तो इस तरह से हम एक बेटर केयर प्रोवाइड कर सकते हैं पेशेंट को। तो फिर जो अगला है हम देखेंगे कि इस तरह के पेशेंट हमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले तो पेशेंट देख लिए, अब हम देखेंगे कि ऑर्गेनिक जो पेशेंट जो ऑर्गेनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट होते हैं उसके साथ हम कैसे डील करते हैं, वो क्या चीज़ें होती है, तो इसको हम अगले टॉपिक में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।